यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अद्वय अचानक जोर से हंस पड़ा। वह कुछ देर हंसा और फिर उसने अपने दाहिने हाथ की उंगली आरव के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक की ओर करते हुए कहा, तुम इस पर निर्भर रहने का इरादा रखते हो। मुझे नहीं पता कि इसके पास वास्तव में क्या क्षमता है कि यह अन्य डार्कबिस्ट पर दबाव डाल सकता है, लेकिन चाहे यह कितना भी रहस्यमय और दुर्जेय क्यों न हो, क्या यह उस स्वर्गभक्षक अजगर से मुकाबला कर सकता है? यह अचानक अद्वय ने बोलना जारी नहीं रखा क्योंकि आरव के कंधे पर बैठा बैंगनी मिंक वास्तव में और सहन नहीं कर पाया। उसने अपना छोटा सा पंजा उठाया और उसे अद्वय पर लहराया, और फिर बैंगनी प्रकाश की एक किरण तुरंत अद्वय के सामने प्रकट हुई। इस दृश्य को देखकर आसपास के सभी लोगों के चेहरे बदल गए। कितना अजीब हमला है! बैंगनी प्रकाश को अचानक अपने सामने देखकर अद्वय की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं और उनमें आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। हालांकि कुछ ही देर में यह आश्चर्य क्रोध में बदल गया और उसने ठंडी सांस ली, इससे पहले कि उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में भींचा और बैंगनी प्रकाश के सामने के क्षेत्र में हल्का मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से हवा का एक झोंका निकला और यह एक तीखी सीटी बजाते हुए तुरंत बैंगनी प्रकाश पर टकराया। बूम! बैंगनी प्रकाश तुरंत बिखर गया, फिर भी हवा का झोंका जरा भी धीमा नहीं हुआ और वह विस्फोटक रूप से आरव की ओर बढ़ा। आरव का भाव अपरिवर्तित रहा जब उसने अपनी कलाई पलटी और फिर उसने अपनी तलवार से तेजी से वार किया, जिससे सुनहरे तलवार इंटेंट की एक किरण विस्फोटक रूप से निकली। बूम! हवा का झोंका और सुनहरे तलवार इंटेंट हवा के बीच में जोर से टकराए और उनसे एक विस्फोट हुआ। हालांकि अद्वय के मुक्के से बना हवा का झोंका फिर भी गायब नहीं हुआ और वह जरा भी धीमा हुए बिना आरव की ओर बढ़ा। आरव का भाव थोड़ा बदल गया। अफवाहों के अनुसार उसने युद्ध इंटेंट और मुट्ठी इंटेंट दोनों को समझा है। लगता है अफवाहें सच हैं। अन्यथा मेरे स्वर्णगूढ़ ऊर्जा के लिए यह संभव कैसे हो सकता है कि वह उसकी मुट्ठी से आए इस छोटे से हवा के झोंके का विरोध न कर पाए। आरव ने अपनी बैंगनी स्पिरिट तलवार को म्यान में डाल लिया और जब झोंका उसके सामने आया तो उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और वार किया। बूम! हवा का झोंका तुरंत हवा में बिखर गया। आरव ने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर मारा और फिर वह जमीन से प्राप्त प्रतिबल पर निर्भर होकर विस्फोटक रूप से आगे बढ़ा। आरव बिना लड़े मार खाने वालों में से नहीं था। वह पहल करना और खुद हमला करना पसंद करता था। तुम मौत को न्योता दे रहे हो। जब उसने देखा कि आरव ने वास्तव में पलटवार करने की हिम्मत की तो अद्वय के मुंह के कोनों पर अवमानना झलक उठी, क्योंकि उसने धीरे धीरे एक बार फिर अपना दाहिना हाथ भींच लिया। उसने कहा, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने अपने दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप से आगे धकेला, इससे पहले कि वह उसे वापस खींचता, और फिर एक पल के सन्नाटे के बाद उसने अचानक हमला कर दिया। बूम! हवा के फटने की आवाजें चारों ओर गूंज उठीं। हर जगह जहां से उसकी मुट्ठी गुजरी हवा तुरंत टुकड़ों में चीर गई, जबकि उसकी मुट्ठी के कई सफेद रंग के निशान हवा के बीच में दिखाई दिए और यह असाधारण रूप से ध्यान खींचने वाला था। इस दृश्य को देखकर और मुक्के के भीतर के भयानक आभा को महसूस करके आरव का भाव बदल गया। हालांकि अब उसके पास चकमा देने का समय नहीं था, न ही उसके पास अपने हमले को बदलने का समय था। इसलिए वह केवल अपनी बैंगनी स्पिरिट तलवार का उपयोग करके उसके खिलाफ आमने सामने जाने के लिए मजबूर था। बूम! टकराते ही बैंगनी स्पिरिट तलवार तुरंत एक चौंकाने वाली हद तक मुड़ गई, जबकि आरव को इस मुक्के के भीतर की शक्ति से सीधे उड़ा दिया गया। इस बार वह पहले से भी कहीं अधिक दूर उड़ गया
और वह 100 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। बहुत कमजोर अद्वय ने आरव को देखकर अपना सिर हिलाया जिसे उड़ा दिया गया था। ठीक उसी समय जब वह एक और वार करने और आरव को खत्म करने वाला था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और वह तेजी से मुड़ा और क्लाउडफॉल खाई के सामने खड़े पहाड़ की चोटी की ओर देखा। यह केवल अद्वय ही नहीं था, बल्कि अन्य सभी गूढ़ ऊर्जा रखने वाले लोग जो दुर्जय शक्तियों के मालिक थे, उन्होंने भी उस चोटी की ओर देखा था। जहां तक आरव की बात है, उसे सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। गर्जना। ठीक उसी समय जब वे सभी उधर देख रहे थे, पहाड़ से अचानक कई तेज गर्जनाएं गूंजीं। उसके बाद उस पर कई विशाल डार्कबिस्ट आकृतियां दिखाई दीं। उसी समय आकाश अचानक धुंधला हो गया, जबकि उनके ऊपर सभी प्रकार के उड़ने वाले डार्कबिस्ट का एक घना विस्तार दिखाई दिया। बस कुछ ही सांसों के समय में दूर का पहाड़ सभी प्रकार के विशाल डार्कबिस्ट से भर गया था और उनके द्वारा बनाए गए घने विस्तार के आधार पर उनकी संख्या मानव गूढ़ ऊर्जा रखने वालों से भी अधिक थी। विशेष रूप से हवा के बीच में विभिन्न उड़ने वाले डार्कबिस्ट, उन्होंने मानव गूढ़ ऊर्जा रखने वालों पर दबाव की एक अदृश्य भावना भी डाली, जिससे अनगिनत लोग युद्ध शुरू होने से पहले ही भयभीत महसूस करने लगे। इस दृश्य को देखकर अद्वय का भाव थोड़ा बदल गया और फिर उसे कुछ याद आया, जिसके कारण वह अचानक मुड़कर उस दिशा में देखने लगा जहां आरव को उड़ा दिया गया था। हालांकि वह जगह अब पूरी तरह से खाली थी और आरव बहुत पहले ही जा चुका था। वास्तव में वह आरव के कब्जे वाले उस रहस्यमय डार्कबिस्ट की शक्ति से अवगत था। आखिरकार 100 से अधिक मनुष्यों ने धातुभक्षी चींटी झुंड को डराने के लिए बैंगनी मिंक द्वारा अपने दबाव का उपयोग करने का दृश्य देखा था। भले ही वे सभी मानव महाचिन साम्राज्य के सदस्य थे, आदित्य विद्यालय के पास जो शक्ति थी, उसके साथ उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। बहुत जांच के बाद आदित्य विद्यालय ने अंततः अपनी नजर आरव पर टिका दी थी। हालांकि तब आरव को पकड़ने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह सम्राट अकादमी में आ गया था। इसके अलावा आरव तंत्र संघ का एक भूमितंत्री भी बन गया था। साथ ही यह तथ्य भी था कि आरव सुधाकर शान का शिष्य भी था, वह आत्मिक स्तर विशेषज्ञ जो छाया से आरव का पीछा कर रहा था, केवल आरव को जीवित पकड़ने का विचार छोड़ सकता था। आखिरकार सम्राट अकादमी में हुई किसी घटना को तंत्र संघ से छिपाना आदित्य विद्यालय के लिए बेहद मुश्किल था। इसलिए जब अद्वय आरोहण पर्वत श्रृंखला में आया तो उसका एक और उद्देश्य था, और वह आरव को ढूंढना था। यदि संभव हो तो आरव को आदित्य विद्यालय में भर्ती करना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था, लेकिन यदि यह संभव नहीं था तो वह केवल बल का उपयोग कर सकता था। डार्कबिस्ट को नियंत्रित करने की क्षमता। यहां तक कि आदित्य विद्यालय भी इससे मोहित हुए बिना नहीं रह सका। अद्वय ने गहरी सांस ली और फिर वह मुड़ा और अपने बगल में खड़े अभिनव की ओर देखा। तुम उसका पीछा करो। मैंने पहले उसकी शक्ति की जांच की थी और वह तुमसे कमजोर है। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। हालांकि तुम्हें सावधान रहना चाहिए और उसके कंधे पर बैठे उस बैंगनी मिंक से सावधान रहना। याद रखना, अगर वह तुम्हें मिल जाए तो पहले उसे पंगु बना देना। वह बच्चा घमंडी और अभिमानी है, इसलिए अब उसे आदित्य विद्यालय में शामिल कराना असंभव है। अभिनव ने सिर हिलाया और फिर उसकी आकृति चमकी और वह उसी स्थान से गायब हो गया। अभिनव के गायब होने के बाद अद्वय मुड़ा और मानव गूढ़ ऊर्जा रखने वालों की ओर देखा और कहा, क्या तुम सब डर गए हो? इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, वह अचानक मुड़ा और आसमान में उड़ने वाले उन डार्कबिस्ट की ओर इशारा किया और कहा, पिछले 10,000 वर्षों में
हम मनुष्यों ने कई मौकों पर डार्क बिस्ट से लड़ाई लड़ी है। हालांकि हमेशा हम मनुष्य ही थे जिन्हें आखिरी हंसी मिली, और दक्षिणी क्षेत्र का मालिक हमेशा हम मनुष्य ही रहे हैं। यहाँ मौजूद हर कोई दक्षिणी क्षेत्र में सबसे प्रतिभाशाली है। तो मुझे बताओ, क्या तुम सभी को जानवरों के इस समूह से डरना चाहिए? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति अचानक हवा में ऊंची उठी। अगले ही पल उसके भीतर से एक भयानक थोपा हुआ आभा निकला, और फिर उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को हथेली में फैलाया और उसे नीचे की ओर किया, जबकि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उसके हथेली में तेजी से बढ़ने लगी। इस क्षण अद्वय को केंद्र मानते हुए अदृश्य ऊर्जा के उतार चढ़ाव दिखाई दिए थे। समय के एक निश्चित क्षण में अद्वय की आंखों में एक निर्मम भाव की एक झलक दिखाई दी, और फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए अचानक अपनी हथेली नीचे की ओर थपथपाई। गगनभेदक हथेली। एक पल में एक विशाल नीले रंग की ऊर्जा हथेली, जो 30 मीटर से अधिक लंबी और लगभग 15 मीटर चौड़ी थी, हवा में दिखाई दी। ऊर्जा हथेली एक भयानक आभा लिए हुए थी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि वह हवा के बीच में उड़ने वाले डार्क बिस्ट के घने विस्तार की ओर विस्फोटक रूप से बढ़ी। विशाल ऊर्जा हथेली ने एक ही सांस के समय में 30 मीटर से अधिक की दूरी तय की, और फिर उड़ने वाले डार्क बिस्ट जो उसके हमले का शिकार हुए थे, वे तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बदल गए जो ताजे रक्त की किरणों के साथ नीचे गिर गए। केवल हथेली के एक ही वार ने कम से कम कुछ दर्जन राजास्तर के उड़ने वाले डार्क बिस्ट को मार डाला था। इस क्षण आसपास के सभी लोगों ने दक्षिणी क्षेत्र में पिछले 1000 वर्षों के इस सबसे महान राक्षसी प्रतिभा की ताकत देखी थी। यहाँ तक कि अमरेश, जयव्रत, प्रभा और निशिता की आंखों ने भी एक बेहद गंभीर भाव प्रकट किया। हालांकि अद्वय ने एक उच्च श्रेणी की धरती स्तर की तकनीक का प्रदर्शन किया था, लेकिन यह अद्वय की ताकत को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार पहले दिव्य स्तर पर किसी के लिए इस तकनीक की पूरी ताकत को बाहर लाना बेहद मुश्किल था। हालांकि अद्वय ने इसे आसानी से पूरा कर लिया था। एक पल के सन्नाटे के बाद किसी ने अचानक जोर से चिल्लाया, अद्वय की जय हो। इस आवाज के चारों ओर गूंजने के बाद आसपास में लगातार कई इसी तरह के नारे गूंजे, और एक साथ चिल्लाने वाले कुछ दसियों हजार लोगों का प्रोत्साहन बस। अद्वय जमीन पर उतर आया और उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। उसने अपने बाएं हाथ से पहाड़ की चोटी पर डार्क बिस्ट सेना की ओर इशारा किया और एक कठोर आवाज में कहा, क्या तुम सब मेरे साथ उनसे लड़ने की अपनी क्षमता पर आश्वस्त हो? हाँ। बाकी सब ने एक स्वर में जवाब दिया। इस दृश्य को देखकर अमरेश का भाव थोड़ा बदल गया। लगता है आरव सही था। अद्वय लोकप्रियता और समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसका आदित्य विद्यालय पहले से ही दक्षिणी क्षेत्र का नंबर 1 संप्रदाय है, तो वह इस तरह से लोकप्रियता और समर्थन हासिल करके क्या करने का इरादा रखता है? 6 महान शक्तियों को एकजुट करना या पूरे दक्षिणी क्षेत्र को एकजुट करना? अगले ही पल में अमरेश ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि ये दोनों ही असंभव थे। आदित्य विद्यालय मजबूत था, लेकिन आदित्य विद्यालय के लिए अन्य 5 महान शक्तियों और सम्राट अकादमी के खिलाफ एक ही समय में जाना असंभव था। आखिरकार दोनों महलों की ताकत केवल आदित्य विद्यालय से थोड़ी कम थी। जहां तक दक्षिणी क्षेत्र को एकजुट करने की बात है, तो यह और भी असंभव था, और भले ही अद्वय में ऐसा करने की जंगली महत्वाकांक्षा थी, आदित्य विद्यालय उसे ऐसा नहीं करने देगा। क्योंकि एक साम्राज्य ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई संप्रदाय आसानी से हिला सके। लेकिन अगर यह इन दोनों में से कोई कारण नहीं है, तो वास्तव में अद्वय के इरादे क्या हैं? अमरेश स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचेगा कि अद्वय वास्तव में यहाँ स्वतंत्र साधना करने वालों और कुलों के शिष्यों के लिए सोच रहा था। प्रभा ने अद्वय पर गहरी निगाह डाली इससे पहले कि वह चुप हो गई।
कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उन्हें वास्तव में डार्क बिस्ट के खिलाफ एकजुट होना पड़ा, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो शायद वह भी अपनी जान बचाकर नहीं निकल पाती। आखिरकार डार्क बिस्ट साम्राज्य ने इस बार अपने सभी अभिजात वर्ग को भेज दिया था। इस साल की आरोहण रैंकिंग्स में वास्तव में कुछ गड़बड़ है। इस क्षण अन्य सभी 5 महान शक्तियों और सम्राट अकादमी के सदस्यों ने इसी तरह सोचा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चीख। अचानक एक पक्षी की तीखी चीख गूंजी और उस तीखे और कान फाड़ने वाली आवाज के कारण अपेक्षाकृत कमजोर साधना वाले गूढ़ ऊर्जा साधकों के सातों छिद्रों से तुरंत खून बहने लगा। अद्वै की अभिव्यक्ति थोड़ी बदली और उसने दूरी की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। एक विशालकाय भीमकाय आकृति दूर से तेजी से उड़ती हुई आ रही थी। यह भीमकाय आकृति 30 मीटर से अधिक लंबी और लगभग 12 मीटर चौड़ी थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भले ही वे लगभग 1 किलोमीटर दूर थे, फिर भी उस भीमकाय आकृति से निकलने वाली जबरदस्त आभा और उससे होने वाली तेज हवाओं को यहाँ के गूढ़ ऊर्जा साधक महसूस कर सकते थे। स्वर्ण गिद्ध। जब उन्होंने इस भीमकाय आकृति का रूप देखा तो सबकी अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई। स्वर्ण गिद्ध डार्क बिस्ट साम्राज्य का सबसे भयानक उड़ने वाला डार्क बिस्ट था, और यह एक भयानक अस्तित्व था जो एक ही दिन में अत्यधिक दूरी तक उड़ सकता था। बेशक उसकी गति माध्यमिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु स्वर्ण गिद्ध की चीख थी। वह चीख एक निम्न श्रेणी की धरती स्तर की ध्वनितरंग तकनीक के बराबर थी। स्वर्ण गिद्ध बेहद तेज था और उसकी तीखी चीख का झटका अभी तक फैला भी नहीं था कि वह अद्वै और बाकी लोगों के सामने हवा में आ गया था। उसने अद्वै और बाकी लोगों को घूरते हुए अपनी आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई। हालांकि उसने हमला नहीं किया। इसके बजाय वह धीरे धीरे अद्वै और बाकी लोगों के सामने उतर गया। इस क्षण उन सभी ने आखिरकार ध्यान दिया कि स्वर्ण गिद्ध पर 4 लोग खड़े थे। आगे वाला व्यक्ति लगभग 20 वर्ष की आयु का एक युवक था। वह सुंदर था, एक शानदार लबादा पहने हुए था और अपने हाथ में एक सफेद पंखा पकड़े हुए था, जिससे वह बेहद शालीन और सुरुचिपूर्ण लग रहा था। शानदार चोंगा पहने युवक के बाईं ओर एक बैंगनी रंग का लबादा पहने युवक खड़ा था। अगर आरव यहाँ होता तो वह ध्यान देता कि यह बैंगनी लबादा पहने युवक वही रूपांतरित डार्क बिस्ट था जिससे उसने लड़ा था और जो अयस्क वानर कबीले से था। शानदार लबादा पहने युवक के दाईं ओर एक मजबूत आदमी था जिसने अपने ऊपरी शरीर को नंगा कर रखा था। उसका कद बेहद लंबा और मजबूत था और वह बैंगनी लबादा पहने युवक और शानदार लबादा पहने युवक से बहुत लंबा था। उसका शरीर शक्तिशाली लग रहा था, उसकी विशेषताएं खुरदरी थीं और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां उभरी हुई थीं और विस्फोटक शक्ति से भरी थीं। मजबूत आदमी के बगल में एक सुंदर महिला खड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत थी और उसने असाधारण रूप से खुलासा करने वाले कपड़े पहने थे। उसने अपनी छाती को ढकने के लिए केवल एक डार्क बिस्ट की खाल का टुकड़ा पहना था, जबकि एक बेहद छोटी डार्क बिस्ट की खाल की स्कर्ट उसके निचले शरीर को ढक रही थी। अगर कोई बस थोड़ा सा नीचे झुकता तो उस व्यक्ति को शायद एक नज़ारे का आनंद मिल जाता। उल्लेखनीय बात यह थी कि जब यह महिला उन सभी के सामने आई तो गूढ़ ऊर्जा साधकों में अनगिनत युवकों की निगाहें उस महिला पर टिक गईं। जब ये कुछ लोग प्रकट हुए तो अन्य 5 महान शक्तियों और सम्राट अकादमी के सदस्य एक साथ अद्वै के पक्ष में खड़े होने के लिए आगे बढ़े। डार्क बिस्टों का सामना करते समय उनके बीच कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों न हो, मनुष्यों को एक साथ खड़ा होना पड़ता था। यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय भी समान थे, क्योंकि यह उनकी पूरी जाति से संबंधित था। शानदार लबादा पहने युवक ने उन सभी पर अपनी निगाह डाली
और फिर उसकी निगाह अद्वय पर टिकी इससे पहले कि उसने कहा, तुम अद्वय हो। अद्वय एक कदम आगे बढ़ा और युवक की आंखों में आंखें डालकर मिला इससे पहले कि उसने कहा, तुम डार्क बिस्ट साम्राज्य से वह रहस्यमय डार्क बिस्ट हो, है ना? जब वह यहाँ तक बोला तो उसने युवक के बगल में खड़े अन्य 3 लोगों पर एक नजर डाली और कहा, मेरा मानना है कि तुम तीनों डार्क बिस्ट साम्राज्य के 4 महान कबीलों के अभिजात वर्ग हो, है ना? मैं वास्तव में। अचानक अद्वय की आवाज अचानक रुक गई जबकि उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आकृति आकाश में चमक उठी। बैंग! जिस क्षण अद्वय के पैर जमीन से हटे थे उसी क्षण एक विशालकाय काले अजगर का विशाल खूनी मुंह अचानक उस जगह के नीचे से उभरा जहां अद्वय क्षण भर पहले खड़ा था। विशालकाय अजगर दिखने में उस स्वर्गभक्षक अजगर से बेहद मिलता जुलता था जिसे अद्वय ने पकड़ा था। हालांकि वह उस अजगर से भी बड़ा था। चूकने के बाद विशालकाय अजगर की आकृति हिल गई क्योंकि उसकी गति एक बार फिर बहुत बढ़ गई और वह प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया जो बीच हवा में चमकते हुए अद्वय की ओर तेजी से गोली चला। अद्वय इस अजगर के हमले को देखकर ठंडे स्वर में बोला। उसने हल्के से अपने हाथों को नीचे दबाया और उसकी आकृति अचानक नीचे उतर गई। जब वह अजगर के संपर्क में आने वाला था अद्वय ने अपना दाहिना पैर उठाया और उसे अजगर के सिर की ओर जोर से मारा। उसी समय उसने जोर से चिल्लाया, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। बैंग! जैसे ही वे टकराए अजगर तुरंत तेजी से नीचे उतरा और सीधे जमीन में घुस गया। इस दृश्य को देखकर मानव गूढ़ ऊर्जा साधक तुरंत खुशी से चिल्ला उठे। बैंग! ठीक इसी क्षण काला अजगर जमीन से एक बार फिर बाहर निकला। इस क्षण उसके मूल रूप से गहरे काले कवच पर एक 10 सेंटीमीटर गहरा पदचिह्न दिखाई दिया। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो शानदार लबादा पहने युवक के बगल में खड़े अन्य 3 लोगों की अभिव्यक्तियां बदल गईं और उन्होंने अद्वय की ओर जो निगाहें डालीं वे गंभीर हो गईं। काला अजगर पूरी तरह से क्रोधित था। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ा। ठीक तभी जब वह फिर से अद्वय पर हमला करने वाला था शानदार लबादा पहने युवक बोला, नीलजगर वापस आओ। जब उसने यह सुना तो नीलजगर नामक काले अजगर का शरीर हिल गया और फिर वह एक पल के लिए झिझका लेकिन अंत में शानदार लबादा पहने युवक की अवज्ञा नहीं की। उसने अद्वय को जोर से घूरा इससे पहले कि उसकी आकृति चमक उठी और शानदार लबादा पहने युवक के सामने आ गई और फिर वह वहां बैठ गया। शानदार लबादा पहने युवक ने अद्वय को घूरा और अपने दाहिने हाथ में पकड़े पंखे को हल्के से अपनी बाईं हथेली पर थपथपाया। उसने कहा, जैसा कि दक्षिणी क्षेत्र के पिछले 1000 वर्षों के सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली से अपेक्षित था, जैसा कि सबसे अधिक संभावना है कि युद्धदेव बनने वाले अस्तित्व से अपेक्षित था। केवल एक साधारण किक की ताकत ने नीलजगर की रक्षा को तोड़ दिया। मैं वास्तव में इस बात को समझने में असमर्थ हूं। तुम्हारी ताकत के साथ आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने का कोई कारण नहीं है, फिर भी तुम यहां आए हो। यह वास्तव में हैरान करने वाला है। अद्वय ने उदासीनता से कहा, चूंकि तुम इसका पता नहीं लगा सकते तो इसके बारे में सोचना जारी मत रखो। तुम राजास्तर डार्क बिस्टों में नंबर 1 विशेषज्ञ हो और मैं पहले दिव्य स्तर के गूढ़ ऊर्जा साधकों में नंबर 1 विशेषज्ञ हूं। आज मुझे देखने दो कि तुम्हारा डार्क बिस्ट साम्राज्य या हम मानव गूढ़ ऊर्जा साधक अधिक मजबूत हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया अद्वय ने अचानक शानदार लबादा पहने युवक की ओर एक मुक्का मारा। एक पल में हवा को चीरती हुई एक बल की धारा तेजी से सीटी बजाती हुई युवक की ओर तेजी से गोली की तरह चला। जब युवक ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसने किसी भी तरह की रक्षा नहीं की और न ही पलटवार किया। उसने बस इसे अपनी छाती पर लगने दिया। बैंग!
एक विस्फोट गूंजा और बल पूरी तरह से बिखर गया। हालांकि युवक पूरी तरह से अहानिकर था और वह बल उसके कपड़ों को भी नष्ट नहीं कर सका। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो मानव गूढ़ ऊर्जा साधकों की अभिव्यक्तियां बेहद गंभीर हो गईं। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि अद्वय कितना दुर्जेय था और उनमें से बहुत कम ही ऐसे थे जो उसके एक ही मुक्के का विरोध कर सकते थे। फिर भी अब इस शानदार लबादा पहने युवक ने वास्तव में इसे इतनी आसानी से विरोध कर लिया था। इस रूपांतरित डार्क बिस्ट की रक्षा क्षमता कितनी भयानक है। अद्वय की निगाह शांत थी जैसे उसने इसकी उम्मीद की थी। युवक ने अपने कपड़ों को थपथपाया जो अद्वय के हमले से सिकुड़ गए थे और फिर उसने कहा, मैं लड़ने से पहले तुम्हारी मानव जाति के किसी व्यक्ति से मिलना चाहूंगा। अफवाह के अनुसार उसके पास एक राजास्तर डार्क बिस्ट है और वह बहुत खास लगता है। उसके पास न केवल बेहद रहस्यमय क्षमताएं हैं बल्कि वह डार्क बिस्टों की ओर एक प्रकार का अदृश्य ब्लडलाइन दबाव भी डाल सकता है। मैं बहुत उत्सुक हूं, ठीक किस डार्क बिस्ट के पास ऐसी अनूठी क्षमता है। मानव, क्या तुम उसे आगे आने के लिए कह सकते हो ताकि मैं उससे मिल सकूं? अद्वय ने सिर हिलाया और कहा, वह यहाँ नहीं है। लेकिन उसके पास वास्तव में एक राजास्तर डार्क बिस्ट है। अगर तुम उस राजास्तर डार्क बिस्ट को देखना चाहते हो तो तुम्हें उसे ढूंढने जाना होगा। युवक ने सिर हिलाया और फिर उसने मानव गूढ़ ऊर्जा साधकों पर एक नजर डाली इससे पहले कि उसने कहा, क्या यह एक पर एक लड़ाई होगी या समूह लड़ाई? हाँ, मेरे पास एक सुझाव है। यह सबसे अच्छा है कि तुम एक पर एक लड़ाइयों को चुनो, अन्यथा तुम पूरी तरह से मिटा दिए जा सकते हो। बेशक मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, लेकिन तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि यह असंभव है। अद्वय ने युवक के पक्ष में खड़े डार्क बिस्टों पर एक नजर डाली और फिर उसने कहा, तो यह एक पर एक लड़ाई होगी। मैं पहली लड़ाई लड़ूंगा। अद्वय ने अभी अभी बोलना समाप्त किया था जब मजबूत आदमी आगे बढ़ा और उसने 6 महान शक्तियों और सम्राट अकादमी के शिष्यों पर एक उत्तेजक निगाह डाली। उसके बाद उसने कहा, मैं गोल्ड दैत्य कबीले से अम्हान हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मानव जाति का एक मजबूत सदस्य मुझसे लड़ेगा ताकि मैं अपने दिल की सामग्री से लड़ सकूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह स्वर्ण गिद्ध से कूद गया और नीचे चमक गया और ज्यादा देर नहीं लगी इससे पहले कि वह क्लाउडफॉल खाई में आ गया। एक पल की चुप्पी के बाद भूत संप्रदाय का भानु अचानक आगे बढ़ा और कहा, वे कहते हैं कि डार्क बिस्ट साम्राज्य के 4 महान कबीलों के सदस्य बेहद दुर्जेय हैं, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति भी खाई की ओर चमक गई। जयव्रत की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन अब भानु को रोकना बहुत देर हो चुकी थी। बहुत जल्द भानु और अम्हान के बीच लड़ाई की आवाजें खाई के भीतर गूंज उठीं। इस क्षण आरव पहले ही 50 किलोमीटर दूर दिखाई दे चुका था। कहने की जरूरत नहीं है, अद्वय वास्तव में दुर्जेय था। लेकिन आरव को एक ही मुक्के से खत्म करने की अद्वय की कोशिश को केवल बहुत भोला कहा जा सकता था। आरव ने अद्वय से मरने तक लड़ने का विकल्प नहीं चुना था क्योंकि उस समय ऐसा करना उचित नहीं था। चाहे वह जीतता या हारता, उसे आसपास के सभी लोगों के संयुक्त हमलों का सामना करना पड़ता। इसलिए वह केवल भाग सकता था। जब तक उसके पास अपना जीवन था, प्रतिशोध लेने में असमर्थ होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या उसके लिए यह बेहतर नहीं होगा कि वह स्थिति का लाभ उठाए जब मानव गूढ़ ऊर्जा साधकों और डार्क बिस्टो दोनों ने इस हद तक लड़ाई लड़ी हो कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ हो? जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, आरव के चेहरे पर एक मुस्कान आ ही गई। अचानक उसकी मुस्कान सख्त हो गई और वह रुक गया इससे पहले कि वह चारों ओर घूमता क्योंकि अभिनव अचानक उसके पीछे दिखाई दिया था।
अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।